हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपको इस वीडियो में बीए फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स इसकी पूरी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट करा देंगे। इस यूनिट फर्स्ट में आपके 4 चैप्टर हैं, ये आपको इस वीडियो में कंप्लीट करा देंगे और प्लस नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूँगी नोट्स का, वहाँ से आप जाकर नोट्स को अपने डाउनलोड कर सकते हैं। और ये नोट्स दोनों में होंगे, बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे। और बाद में मैं आपको इसके मॉडल्स के कुछ क्वेश्चन आंसर भी हैं वो भी प्रोवाइड कराऊंगी। भी क्वेश्चन आंसर आपके हिंदी लैंग्वेज में ही होंगे, वे इंग्लिश में नहीं होंगे, बट नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे। बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको इस नोट्स का पूरी ये यूनिट फर्स्ट कंप्लीट करा दूँगी। ऐसे ही मैं आपकी पूरी यूनिट 8 तक डालूँगी। यूनिट 8 है, 8 वीडियो ही होंगी पूरी इस बुक की। 8 वीडियो में मैं आपको ये पूरी बुक कंप्लीट करा दूँगी और बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगी मैं आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर इस वीडियो पर आ गए हैं तो। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बहुत बात होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे चैप्टर फर्स्ट, दुर्लभता एवं चयन की समस्या। एक बात और बता दूं, इकोनॉमी में एक खास बात ये होती है कि इकोनॉमी में आप इसे अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, बट ध्यान रखना अर्थ वही रहना चाहिए, अर्थ को चेंज मत करना। बाकी आप अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, अपनी भाषा में भी इसे लिख सकते हैं। एक बार आपको समझ में आ जाए तो आप इसे अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। तो समझा मैं दूँगी आपको इस वीडियो में आराम से, अच्छे से आप इसे थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन बना करना है तो। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम पहले देखेंगे चैप्टर फर्स्ट, इसका दुर्लभता एवं चयन की समस्या, जिसे हम इंग्लिश में प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस भी कहते हैं। अब हम देख लेते हैं हमारा क्या कहते हैं, दुर्लभता का क्या अर्थ होता है। मेन जो हमारा दुर्लभता होता है, मतलब दुर्लभता किसी सामान का या किसी संसाधन का सीमित मात्रा में होना। ऑब्वियसली हम अर्थशास्त्र के भी अध्ययन इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास साधन सीमित है। साधन सीमित होने का अर्थ ये है, जैसे आप मान लीजिए आप इस लोक में पृथ्वी है, पृथ्वी भी सीमित मात्रा में, आप अपने कुछ भी करके पृथ्वी को और बढ़ा नहीं सकते हो। और आपके पास मान लीजिए आपके पास 10 रुपये हैं, वो 10 रुपये आपके पास सीमित, आप इसे बढ़ा नहीं सकते। मान लीजिए आपके पास कितने भी हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 1000 हो जाएंगे, 5000 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, तो वे आपके पास सीमित मात्रा में है, आप उसे बढ़ा नहीं सकते। आप कोई कहेगा कि हम और कमा लेंगे तो फिर हमारे पास पैसे ज़्यादा हो जाएंगे, हम उनसे बढ़ा सकते हैं, या अपने अमाउंट रेट से ले लेंगे तो हमारे पास पैसे ज़्यादा हो जाएंगे। वो बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि आपके फ़िलहाल किसी समय पर सीमित संसाधन है, वे आपके एक निश्चित समय पर वे आपके पास वो 100 रुपये ही है। आगे आप करके वो उससे 1000 कर लेंगे, 2000 कर लेंगे, वो बात नहीं है। वो भी उससे आप किसी सीमित मात्रा में ही कर सकते हैं, उससे अलग नहीं कर सकते। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो हमारे पास संसाधन होते हैं वे हमारे जो होते हैं सीमित मात्रा में होते हैं, जिसके कारण हमें चयन करना पड़ता है। मान लीजिए आपको कोई ख़रीदना है, आपके पास 10 रुपये हैं, उसमें से आपको फिल्म भी देखनी है ना, बर्गर भी खाना है और बुक भी खरीदनी है और चॉकलेट भी खरीदनी है। ऐसे मान लीजिए आपको कितने सारे काम करने हैं 10 रुपये से, पर लेकिन 10 रुपये से इनमें से आपके चारों में से कोई भी एक ही काम हो सकता है। तो आपको उसमें से चुनना होगा कौन सा आपका प्रायोरिटी है, किस काम को आप प्राथमिकता देंगे। मान लीजिए किसी के लिए बुक प्राथमिकता हो सकती है, वो बुक खरीदेगा और इन सबको छोड़ देगा, और किसी के लिए चॉकलेट ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है तो वो चॉकलेट खरीदेगा, इन सबको छोड़ देगा। तो वो उस बंदे पर निर्भर करता है कि उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, वो किस चीज़ को प्रायोरिटी देगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। दुर्लभता का मतलब होता है कोई भी साधन सीमित मात्रा में होना। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। परिचय, अर्थशास्त्र का मूलभूत आधार दुर्लभता है। मतलब हम अर्थशास्त्र का अध्ययन इसलिए ही करते हैं क्योंकि हमारे पास साधन सीमित मात्रा में हैं, और इस सीमित संसाधनों का हम कैसे आवंटित करते हैं, क्या मतलब कैसे आवंटित करते हैं, किस चीज़ को प्राथमिकता देते हैं, उसका ही अध्ययन अर्थशास्त्र में करते हैं। दुर्लभ है, संसाधन सीमित है, जबकि मानवीय इच्छा असीमित है। मानवीय इच्छा सीमित है, मैंने कहा था कि आप चाह रहे हैं, आपके पास 10 रुपये, आप चाह रहे हैं चॉकलेट भी खरीद लें, बुक भी खरीद लें, और दोस्तों के साथ भी घूमने चले जाएं, है ना, फिल्म देखने चले जाएं, और बर्गर भी खा लें। ये सब चीज़ें, यानी आपकी आवश्यकताएं जो हैं वो अनंत हैं, वो एक के बाद एक उजागर हो सकती हैं और भी हो सकती हैं। तो इस इच्छा की कोई
सीमाएं नहीं है, वे अनंत हैं। यही कारण है कि चयन करना पड़ता है। अगर मान लीजिए आपकी इच्छाएं ही ख़त्म हो जाए तो फिर हमें अर्थशास्त्र का अध्ययन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, या फिर हमारे पास साधन असीमित मात्रा में हो तो फिर भी हमें अर्थशास्त्र का अध्ययन करने की ज़रूरत नहीं। अर्थशास्त्र के अध्ययन करने की ज़रूरत ही इसी बात है क्योंकि हमारे पास साधन दुर्लभ है यानी सीमित मात्रा में, और जो मनुष्य की इच्छाएँ हैं वो असीमित है। इन दो कारणों के कारण ही हमें अर्थशास्त्र का अध्ययन करना पड़ रहा है। ठीक है, कि उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग कैसे किया जा सके। और इसमें अर्थशास्त्र में हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है उनका हम सर्वोत्तम उपयोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सॉरी थोड़ा सा इसे नीचे कर लेती हूँ। ठीक है, अब ठीक है। फिर हमारा आ जाता है मुख्य बिंदु दुर्लभता। दुर्लभता क्या है, मतलब दुर्लभता को क्या बताया इन्होंने, संसाधनों की मात्रा सीमित होना। संसाधनों की मात्रा हमारे पास सीमित है, वही दुर्लभता है। इच्छाएं असीमित है, और इसी कारणों से हमें प्राथमिकता का निर्धारण करना पड़ता है कि कौन क्या चीज़ हमारे लिए प्राथमिक है। इसी कारण से हमें निर्धारित करना पड़ता है, उस चीज़ को हमें चुनना पड़ता है क्योंकि हमारे पास साधन सीमित है और हमारी इच्छाएं असीमित हैं। नेक्स्ट आते हैं चयन। चयन क्या होता है, किसी वस्तु का कितना उत्पादन किया जाए, किस वस्तु का उपभोग किया जाए, किन किन विकल्पों का त्याग किया जाए, ये हमारा चयन है। देखते हो चयन। अब उन जो आप कर रहे थे उनमें से आपको किसी, जैसे मैंने बताया एक बंदे के पास 10 रुपये, उसे चॉकलेट खरीदने हैं, घूमने भी जाना है, तो उसे फिर उन सब विषयों में से चयन करना पड़ता है। और फिर जो उसके लिए प्रायोरिटाइज नहीं है, जैसे मान लीजिए चॉकलेट उसे खरीदनी है और इन सबको वो त्याग देगा, तो फिर वे जो 3 साधन वे बचे हैं वो उसे विकल्प को त्यागना पड़ेगा क्योंकि वो सिर्फ एक को ही कर सकता है उन पैसों से, क्योंकि उसके पास साधन सीमित हैं। किसी वस्तु का उपभोग किया जाए, किस वस्तु का उपभोग किया जाए, उसने चुन लेते कि चॉकलेट का उपयोग करे, तो फिर उन तीनों को उसे त्यागना पड़ेगा। किस वस्तु का कितना उत्पादन किया जाए, ये भी हमारे चयन की समस्याएं हैं, चयन में आती है। चयन क्या है ये बताया था मैंने आपको। फिर हमारा थर्ड आ जाएगा मूल आर्थिक समस्याएं क्या है हमारी, क्या उत्पादन किया जाए। हमारी मूल आर्थिक समस्याएं 3 हैं, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें। फॉर होम टू प्रोड्यूस, फॉर वॉट टू प्रोड्यूस, फॉर हाउ टू प्रोड्यूस, वॉट टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस। ये हमारी 3 समस्याएं हैं। इंग्लिश में आपको नीचे मिलेगा, इंग्लिश में भी दे रखा है मैंने नोट्स। ठीक है, ये हमारी 3 मूल आर्थिक समस्याएं हैं। इन्हें ऐसी एज इट इज़ ऐसे ही याद करना है कि हमारे प्रोड्यूसर को ये देखना पड़ता है कि वो क्या उत्पादन करें जिससे उसका ज़्यादा लोग खरीदें, उसका मुनाफा हो, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें, कि मतलब देश में मध्यम वर्ग के लिए उत्पादन करें, उच्च वर्ग के लिए और लो वर्ग के लिए। ठीक है, फिर हमारा हो जाएगा निष्कर्ष। दुर्लभता एवं चयन की समस्या हर अर्थशास्त्र में सामने आती है क्योंकि पूरी सबके यहाँ मनुष्य की आवश्यकता, मनुष्य तो सभी समान होते हैं, मनुष्य की आवश्यकता अनंत होती है और साधन सीमित होता है, तो ये हर अर्थव्यवस्था में पाई जाती है। क्या चयन, दुर्लभता और चयन की समस्या। अर्थशास्त्र ही इसलिए है क्योंकि वहाँ संसाधन सीमित है और मानवीय इच्छाएं असीमित हैं, तो ये सभी अर्थव्यवस्था में पाई जाती हैं। अब ये हमारा इंग्लिश में दे रखा है, आप इसे ऐसे ही पढ़ लेना। ठीक है, हिंदी में पढ़ा दिया, मैं दो बार नहीं पढ़ूंगी, इंग्लिश में ये दे रखा है, आप इसे पढ़ लेना। फिर आ जाएगा हमारा चैप्टर 2, उत्पादन संभावना वक्र और अवसर लागत, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का परिचय दे रखा है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, हम कोई भी वस्तुएं हैं, जैसे हमने मान लिया गेहूँ और चावल, तो उनका हमारा उच्चतम मतलब हम क्या अधिक से अधिक प्राप्त कर सकते हैं। जैसे में देख रखा है, इसमें देख सकते हैं उत्पादन संभावना वक्र यह दर्शाता है कि सीमित संसाधनों से हम
किन किन वस्तुओं का अधिकतम संयोजन बना सकते हैं। सीमित संसाधनों से हम किन किन वस्तुओं का संयोजन बना सकते हैं, मतलब हमारे पास सीमित संसाधन है, उससे हम किन किन वस्तुओं का संयोजन बना सकते हैं, यही हमारा उत्पादन संभावना वक्र बताता है। अभी हम इसे डायग्राम से और अच्छी तरह से समझेंगे। फिलहाल आप यही डेफिनेशन देख लीजिए। उत्पादन संभावना वक्र बताता है कि हम जो हमारे पास सीमित संसाधन है उनका किन किन वस्तुओं का अधिकतम संयोजन बना सकते हैं, ये उत्पादन संभावना वक्र है। ठीक है, इसमें मुख्य बातें कुछ दे रखी है इन्होंने। पीबीसी की परिभाषा दे रखी है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना कर्व वक्र। पीबीसी एक वक्र है जो यह दिखाता है कि सीमित संसाधनों से दो वस्तुओं के अधिकतम संभावित उत्पादन संयोजन क्या हो सकते हैं, मतलब दो वस्तुओं के अधिकतम उत्पादन संयोजन क्या हो सकते हैं, ये पीबीसी कर्व दर्शाता है। अवसर लागत, किसी वस्तु को चुनते समय छोड़े गए सर्वोत्तम विकल्प का मूल्य अवसर लागत कहलाता है। पीबीसी का जो ढलान वक्र हो, पीबीसी का ढलान अवसर लागत को दर्शाता है। पीबीसी हमारा वक्र में बता दूं ऐसे होता है, आगे दिखाऊंगी चित्र। पीबीसी की विशेषताएं, वक्र निम्नावक्र होता है, बढ़ती अवसर लागत का नियम लागू होता है। ये देख सकते हैं आप, ये रहा आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसमें हमारे इधर y वस्तु और इधर हमारी x वस्तु दे रखी है। आप यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं। गेहूँ यहाँ पर मान लीजिए जैसे आम है, यहाँ पर आप अनार मान लीजिए। आप अपने हिसाब से कोई भी दो वस्तुएं इधर ले सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। ठीक है, और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कर्व नीचे की ओर झुकाव है इस कर्व का, यानी ये ऋणात्मक है। इसलिए इसका है क्योंकि उसे एक वस्तु बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा त्यागनी पड़ती है। ठीक है, इसलिए इसका ढलान नीचे की ओर है। और यहाँ पर जो इसके कर्व के अंदर के जो सारे पॉइंट होंगे ये इनएफिशिएंट होंगे, यानी इसके जो अंदर के पॉइंट हैं वे इसे अंदर के कुछ भी उत्पादन कर सकता है, कुछ भी कर सकता है इसके अंदर के जो भी पॉइंट होंगे इस कर्व के अंदर के। पर लेकिन इसके जो बाहर के पॉइंट होंगे, ये जो पॉइंट होंगे ये वाला, ये कोई भी पॉइंट होंगे वो उसे ले नहीं सकता, क्योंकि वो इतना एफिशिएंट नहीं है, उसके पास इतने साधन नहीं है। अनयूटेबल इसके पॉइंट होंगे, मतलब इनका भी उत्पादन नहीं कर सकता, ये उसके लिए उपलब्ध नहीं है। ये कोई भी पॉइंट ले लीजिए, कोई भी किसी का भी उत्पादन वो नहीं कर सकता, वो किसी को भी नहीं ले सकता, क्योंकि वो इसके लिए अभी काबिल नहीं है। वो जब तकनीकी अपना बढ़ाएगा तब उसके कुछ ये हो जाएंगे तब पर, लेकिन ये अभी इनको उपलब्ध नहीं कर सकता है। ये सिर्फ कर्व के अंदर उपलब्ध कर सकता है। कर्व के अंदर वो उपलब्ध करेगा तो उसके संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर वे इस पॉइंट पर, इस कर्व पर जो भी पॉइंट चुनेगा वो उसके मतलब संसाधनों का, उसके संसाधनों का पूरा उपयोग हो रहा है। पर लेकिन अंदर का चुनेगा तो उसके संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए उसे जो हमारा कर्व है इस पर ही कोई भी पॉइंट चुनने होंगे। ठीक है, तो यही है बस हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की, मतलब वो एक उपभोक्ता जो भी है कंज्यूम प्रोडक्शन कितना प्रोडक्ट कर सकता है, प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी उसकी क्या है, वो क्या कर सकता है। तो ये हमारी ये जो उत्पादन की पॉसिबिलिटी ये दर्शा रहा है, ये कर्व जो हमारा उत्पादन की पॉसिबिलिटी दिखा रहा है कि वे इन पर उतना उत्पादन कर सकते हैं, इसके अंदर भी कर सकता है, पर लेकिन उसके संसाधन का पूरा उपयोग नहीं हो पाएगा अगर वो इसके अंदर करेगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा पूरा कर्व को इन्होंने दिखा रखा है, इसमें पूरे में कर्व को इन्होंने डिफाइन कर रखा है, आप इसे पढ़ सकते हैं खुद। ये फिर इंग्लिश में दे रखा है इसका, इसे भी आप खुद ही देख लेना। फिर आ जाता है हमारा चैप्टर 3 आर्थिक प्रणाली इकोनॉमिक सिस्टम। ये आपका हिंदी में नोट्स दे रखा है, नीचे इंग्लिश में दे रखे हैं जैसा कि आप जानते हैं।
चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्थिक प्रणाली क्या होती है। प्रत्येक देश की जो आर्थिक स्थिति जो हमारे देश में, प्रत्येक देश में जो भी कोई अपने इकोनॉमिकल कंडीशन होती है, जो जिस देश से आर्थिक व्यवस्था कहते हैं, या जो कोई देश किसी देश को चलाता है, वो किस व्यवस्था से चलाता है, उसे हम आर्थिक प्रणाली कहते हैं। ये प्रत्येक देश की अलग अलग होती है। कोई ये 3 प्रकार की होती है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। जैसा कि आप जानते हैं तो इंडिया की मिश्रित है आर्थिक प्रणाली, जिस देश से कोई भी देश चलाया जाता है। तो हमारे देश की मिश्रित है। देख लेते हैं उसमें क्या लिखा है। आर्थिक प्रणाली वह ढांचा जिसके अंतर्गत कोई देश अपने संसाधनों का उपयोग करता है। मतलब कोई भी देश अपने देश की प्रणालियों को चलाता है किस योजना से। मतलब कोई भी देश की भी आर्थिक प्रणाली होती है, उसे हम आर्थिक प्रणाली कहते हैं, जिससे कोई भी देश वहाँ के कार्यकाल को संभालता है या वहाँ के देश को चलाता है। तो फर्स्ट है हमारी पूंजीवादी। पूंजीवादी में निजी स्वामित्व होता है, लाभ कमाने की स्वतंत्रता होती है और मूल्य तंत्र होता है। मतलब मूल्य को मूल्य तंत्र पर छोड़ दिया जाता है, यानी डिमांड और सप्लाई खुद ही अपने मांग को निर्धारित, मतलब खुद ही अपने मूल्य को निर्धारित कर लेंगे। यानी मान लीजिए आपकी डिमांड अधिक है तो आपके मूल्य क्या हो जाएंगे, मूल्य भी अधिक हो जाएंगे। मान लीजिए आपकी पूर्ति, सप्लाई मार्केट में अधिक है तो हमारे मूल्य कम हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी मार्केट में यदि सप्लाई कम है, मतलब सप्लाई अधिक है, तो हमारे मूल्य ओब्वियसली नीचे ही हो जाएंगे। अब मान लीजिए अब किसी के पास कोई चीज़ बहुत अधिक मात्रा में है तो उसे वो सस्ते, मान लीजिए सबके पास बाज़ार में आलू बहुत हैं, तो सब उसे चाहेंगे कि हमारे से ख़रीद ले, क्योंकि कंज्यूमर तो आपके वही हैं, पर लेकिन आपके पास सप्लाई ज़्यादा हो रही है या आलू बहुत सारे हैं, तो आप चाहेंगे कि कंज्यूमर हमारे से खरीदे। आपसे वो तब खरीदेगा जब आप और उसे थोड़े से मंदे पर बेचेंगे, तो मतलब उसकी मूल्य खुद ही गिर जाएंगे यदि किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होगी। वो हर पर निर्भर करता है। यानी मान लीजिए अगर आपका डिमांड अधिक होगी, मांग अधिक होगी, तो मूल्य अधिक होंगे, और सप्लाई अधिक होगी, पूर्ति अधिक होगी, तो मूल्य कम होगी। यानी सप्लाई और मूल्य में विपरीत संबंध होता है, डिमांड और मूल्य में धनात्मक संबंध होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो पूंजीवादी प्रणाली, यानी इसमें निजी स्वामित्व, लाभ कमाने की स्वतंत्रता होती है और मूल्य तंत्र होता है। पूंजीवादी देख लेते हैं। पूंजीवादी देश तो अमेरिका, ये सब पूंजीवादी ही देश हैं। अमेरिका, जर्मनी हुआ, ये मतलब जो विकसित देश है ये पूंजीवादी ही देश है। अब हम देख लेते हैं समाजवादी देश क्या होता है। समाजवादी देश वो होता है जिसमें सब कुछ सरकार ही तय करती है, मूल्य क्या होगा या कौन कुछ भी काम होगा वो ये सरकारी स्वामित्व, इसमें सरकार का ही स्वामित्व होता है। पूंजीवादी में खुद भी कोई भी जो प्रोडक्शन कर रहा है उसका सबका अपना निजी स्वामित्व होता है, इसमें सरकार का होगा। केंद्रीय योजनाएं बनाई जाती है, समानता पर बल दिया जाता है। जैसे चीन में पहले समाजवादी प्रणाली थी, आपका पता नहीं मुझे, है ना। चीन में जैसे चीन इसमें लिख देना है, सो चीन समाजवादी प्रणाली का एक उदाहरण है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी, ये इंडिया की है। यानी इसमें निजी और सामाजिक दोनों के ही गुणों को समाहित किए हुए हैं, इसलिए इसे मिश्रित इकोनॉमी कहते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं निजी प्लस सरकारी दोनों का मेल है। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। अभी आपके इंग्लिश में दे रखा है, वैसे आपकी आर्थिक प्रणाली में यही थी, ठीक है, इंग्लिश में दे रखा है, आप देख सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा कुछ याद करना नहीं है, क्योंकि आर्थिक प्रणाली की इतनी ही है। बाकी मैं आपको क्वेश्चन नीचे दिखा दूँगी, नीचे मैंने देख रखे हैं, बस वीडियो पे बने रहिए, सब पता लग जाएगा आपको। थोड़ा सा इसे नीचे कर लेते हैं। अब 4th चैप्टर आपका आएगा मांग एवं पूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई। तो मांग क्या होती है? किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे उपभोक्ता विभिन्न मूल्यों पर खरीदने के लिए
तैयार हो, सक्षम हो। ये ध्यान रखना, मांग वही कही जाएगी जब कोई व्यक्ति उसको वस्तु खरीदने के लिए तैयार भी होना चाहिए और वो सक्षम भी होना चाहिए। मान लीजिए कोई भी जैसे मान लीजिए चॉकलेट है, वो आपकी 1000 रुपीज़ की है, ठीक है। अब उस चॉकलेट को, आपको चॉकलेट बहुत पसंद है, आप उसे खरीदने के लिए तो तैयार है, पर लेकिन आपके पास तो केवल 100 रुपीज़ ही है। तो यानी आप और वो चॉकलेट है 100 रुपीज़ की, तो आप उस चॉकलेट को खरीदने में सक्षम नहीं, तैयार तो है पर सक्षम नहीं है। तो यह और एक कंडीशन ये भी हो सकती है, मान लीजिए वे चॉकलेट एक कोई चॉकलेट है, वो चॉकलेट मान लीजिए आपकी 100 रुपीज़ की है, ठीक है। कोई चॉकलेट है वो 100 रुपीज़ की है और 100 रुपीज़ आपके पास है भी, तो यानी मान लीजिए आप उस चॉकलेट को ख़रीदने के लिए सक्षम तो हैं पर तैयार नहीं है, क्योंकि आपको उससे चॉकलेट नहीं ख़रीदना है, आपको उस 100 रुपीज़ की बुक ख़रीदनी है। तो यानी आप उसके सक्षम तो हैं पर लेकिन तैयार नहीं। तो इन्होंने कहा है कि मांग वो होती है जिसमें आप सक्षम और तैयार दोनों हो, वही मांग कहलाएगी। अगर आप सक्षम हुए या तैयार नहीं हुए तो वो मांग नहीं कहलाएगी। उसके लिए आपको दोनों की ज़रूरत है, सक्षम और तैयार आपको दोनों होना चाहिए, तभी वो मांग कहलाएगी। अब इन्होंने मांग का नियम दे रखा है, इसे आप एज इट इज़ ऐसे याद कर लेना। मांग का नियम इसमें दे रखा है, मूल्य बढ़ने पर मांग घटती है और मूल्य घटने पर मांग बढ़ती है। हाँ, ये ऑफकोर्स अगर कोई भी वस्तु है, मान लीजिए एक चॉकलेट ही है, चॉकलेट का मूल्य पहले 1000 रुपीज़ था, पर लेकिन अब वो घटकर 100 रुपये हो गया, तो मूल्य इसका गिर गया, तो आपकी डिमांड ऑफ कोर्स आप बढ़ाओगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसका ख़रीदना चाहोगे। पर लेकिन अब मान लीजिए वो चॉकलेट है वो पहले वो 100 रुपीज़ की थी, पर लेकिन अब वो बढ़कर 1000 रुपीज़ की हो गई है, तो यानी उसके मूल्य में बढ़ोतरी हो गई है। तो आप क्या करेंगे, उसकी डिमांड कम कर देंगे। तो यही दिखा रहा है कि वो मूल्य बढ़ने पर मांग घटती है और मूल्य घटने पर मांग बढ़ती है, यानी मूल्य और डिमांड यानी मांग और मूल्य में विपरीत संबंध पाया जाता है, ठीक है। यही दे रखा है इसमें, ये दे रखा है ना, मूल्य बढ़ने पर मांग घटती है और मूल्य घटने पर मांग बढ़ती है, यानी विपरीत संबंध पाया जाता है मूल्य और मांग में। हमने देख लिया इसका। मैं आपको अगर बताऊं, आपका मांग का ऐसा कर्व होता है, ठीक है। ये आपका मांग का यानी डिमांड कर्व है, इसे आपको ध्यान रखना है, ये टी कर्व है, ठीक है। आगे बताऊंगी इसे मैं पूरे विस्तार से, बस इतना ही ध्यान रख लीजिए आप। ये चलो मैं आपको बता भी देती हूँ। ये देखिए, ये डिमांड कर्व इसलिए है, यहाँ पे मान लीजिए आपका यहाँ पे मूल्य है किसी भी वस्तु का 10, 20, 30, यहाँ पे कोई भी आपकी वस्तुएं हैं, ये आपका मूल्य दे रखा है, यहाँ पर एम दे रखा है, और यहाँ पे डिमांड मांग दे रखी है, यहाँ पर 10, 20 कोई भी अपने इकाई अपने हिसाब से ले लीजिए। मान लीजिए अगर इसका आपका मूल्य 20 रुपये है, तो आप मांग करेंगे 20 की, ठीक है। अगर इसका मूल्य घटकर 10 रुपये हो जाएगा तो आप मांग करेंगे 30 की, और अगर इसका मूल्य बढ़कर 30 रुपये हो जाएगा तो आप मांग करेंगे इसकी 10 की। तो ये कह रहा है, यही दिखा रहा है, देखो जैसे जैसे इसका मूल्य बढ़ा तो इसकी मांग कम हो गई, मूल्य घटा, ये मूल्य दे रखा है, मूल्य घटा तो इसकी मांग बढ़ गई। यही इसलिए इसका जो डिमांड कर्व होता है ये नीचे को होता है, ठीक है। तो हो गया आपका मांग का। अब हम पढ़ेंगे पूर्ति। ये देखें, ये लिख रखा है पूर्ति सप्लाई क्या होती है, किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे उत्पादक विभिन्न मूल्यों पर बाजार में उपलब्ध कराने को तैयार रहता है। ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आपको नोट्स बनाए हैं, आप इन्हें अच्छे से कर लेना।
किसी वस्तु की वह मात्रा जिससे उत्पादक कोई भी एक प्रोडक्शन जो भी हमारा उत्पादन करता है विभिन्न मूल्यों पर बाजार में उपलब्ध करने के लिए तैयार हो, उसे हम पूर्ति कहते हैं। पूर्ति का नियम दे रखा है इसे एज इट इज, ये याद ही कर लेना। पूर्ति का नियम, मूल्य बढ़ने पर पूर्ति बढ़ती है और मूल्य घटने पर पूर्ति घटती है, जैसे मैंने आपको बताया था। और इसका जो मैं आपको बता दूं, एक सेकेंड, इसका जो आपका कर्व होगा ये ऐसे होगा, ये सप्लाई कर्व है, ये ऐसा होता है, समझ गए। अब ऐसा इसलिए क्यों होता है, मान लीजिए ये आपका मूल्य, सॉरी, ये आपको इधर मूल्य दे रखा है, इधर दे रखा है आपका सप्लाई मूल्य। इधर मान लीजिए 10 है, 20 है, 30 है, इधर मान लीजिए 10, 20, 30, ये 3 ही लेंगे बस हम, ठीक है। ये आपके मूल्य हैं। अब मान लीजिए इसके मूल्य, इसे रफ करो एक बार, मूल्य आपके 20 है तो आपकी सप्लाई भी 20 ही है। अगर आपका इसका मूल्य घट गया तो आपकी सप्लाई भी घट जाएगी। मान लीजिए आपका मूल्य बढ़ गया तो सप्लाई भी इसकी बढ़ जाएगी, यानी मूल्य बढ़ने पर सप्लाई बढ़ती है और मूल्य घटने पर सप्लाई घटती है। ये इसमें बता रखा है। देखा, मूल्य बढ़ने पर पूर्ति बढ़ती है, यानी इसमें धनात्मक संबंध होता है। ये दे रखा है जैसे मूल्य बढ़ने पर पूर्ति बढ़ती है और मूल्य घटने पर पूर्ति घटती है। मैंने आपको इसे डायग्राम से भी बता दिया है। आगे हम इसे पूरा अच्छी तरह से देखेंगे। अब इसमें दे रखा है संतुलन बिंदु, यानी फिर बताइए तो हमारा संतुलन बिंदु क्या होगा। संतुलन बिंदु वो होगा, यानी आपने बता दो दिया इसका डिमांड ये होगी, सप्लाई ये होगी। ये हम डिमांड सप्लाई कर क्यों रहे हैं, जिससे हमें पता लग जाए कि हम अपने मूल्य को किस पॉइंट पर रखें। हम किसी बाजार में मांग इतनी है, सप्लाई इतनी है, तो हमें पता चल गया मांग इतनी है, सप्लाई इतनी है, तो हमें कौन सा मूल्य रखना चाहिए कि किस प्राइस पर किसी भी वस्तुओं को बेचें, तो वो मूल्य पता करना होता है। इसलिए हम ये मांग और सप्लाई को पढ़ रहे हैं। तो मूल्य क्या होना चाहिए, तो मूल्य वो होगा जिस बिंदु पर ये डिमांड, सॉरी एक सेकेंड, ठीक है, अब ठीक है, ये वाला मैंने बताया था आपको, ये डिमांड है और ये सप्लाई कर्व है, ये डिमांड कर्व है, मैंने आपको बता दिया था। ये देखिए इसमें भी लिख रखा है, हरे लाइन से है जो सप्लाई कर्व है, ब्लू लाइन से है ये डिमांड कर्व है, ठीक है। मैंने ये बता दिया तो ये जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करेंगे, यानी जिस बिंदु पर काटेंगे, उसी बिंदु को हम मूल्य कह देंगे। देखो इस बिंदु पर काट रहा है तो यही इसका मूल्य होगा, यानी जब डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होंगी वही बिंदु, यानी मांग और सप्लाई जिस बिंदु पर एक होंगी वही हमारा प्राइस प्राइस होगा, कहला जाएगा, इसे छोड़ो, ठीक है, वही हमारा प्राइस होगा। तो इन्होंने देख रखा है, देखो इक्विलिब्रियम हमारा उस बिंदु पर होगा जिस बिंदु पर, इसे दिखा देती हूँ, जिस बिंदु पर Q 4.5 होगा और प्राइस हमारा 10.9 होगा। यहाँ पर ये 10.9 हो रहा है और Q हो रहा है 4.5। इस बिंदु पर हमारा इक्विलिब्रियम होगा, यानी वो बिंदु संतुलन बिंदु होगा, उस बिंदु पर वो हमारी प्राइस होगा। प्राइस यहाँ पर तो हो गया 10.9 और क्वांटिटी हमारी 4, यानी क्वांटिटी 4 लेने के लिए आपको 10.9 रुपये देने होंगे। ये आगे आपका डिमांड और सप्लाई का संतुलन बिंदु, इक्विलिब्रियम पॉइंट। आशा करती हूँ कि अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर आपको पेपर में बनाना है तो ये वाला बना लेना, है ना। इसमें मैंने आपको पूरा अच्छे से दे रखा है, डिमांड कर्व है, सप्लाई कर्व है, ऐसे बना लेना आप, ये ठीक रहेगा। डायरेक्ट कर्व, ठीक है ना, डायरेक्ट कर्व बनाना, ये आपका डिमांड हो गया, ये आपका सप्लाई हो गया, ये बिंदु इक्विलिब्रियम हो गया। यहाँ पे ऐसे कर दे, यहाँ पे लिख देना बस इक्विलिब्रियम, बस, और कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। प्राइस क्वांटिटी जैसे इसमें दे रखा है सेम
आसान है, ऐसे ही बना देना आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। इसमें इंग्लिश में दे रखा है, देख लेना। तो आपके 4 चैप्टर पूरे कंप्लीट हो गए, 4 चैप्टर ही थे, यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गई है। अब इसमें कुछ मॉडल के क्वेश्चन आंसर मैंने दे रखे हैं, आप इन्हें पढ़ लेना बस। चयन की समस्या क्या है, थोड़ा सा इनमें थोड़ा सा बड़ा करके दे रखा है मैंने आपको, सिर्फ नोट्स टाइप में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे और जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ थी सिर्फ वही बताया है मैंने, ज़्यादा विस्तृत करके नहीं बताया है। क्वेश्चन आंसर दे दिए, इसमें पूरा विस्तार से दे रखा है, तो आप इन्हें आराम से पढ़ लीजिएगा। मैं इसका पूरा PDF का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ पर जाकर इसे आराम से अच्छे से पढ़ लेना। देखिए इसमें डिमांड कर्व भी दे रखा है। ये जो इसमें ये थोड़ा सा छुप रहा है, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ही है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है इस PDF में, आ रहा है, सॉरी ये वाला PDF इसका नीचे आ गया है, ये ना देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये इसका नीचे इसमें आ गया है, देख लेना आप। तो ये रहा, मैंने पूरा दे रखा है मॉडल, इसमें आप आराम से अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, ये सारे इसके क्वेश्चन आंसर हैं, मॉडल के क्वेश्चन आंसर है, आराम से आप अच्छे से पढ़ लेना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे इसकी यूनिट 2, यूनिट 1 आपकी कंप्लीट हो गई है।